Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 9 of class 11th history. This is the second part and the last part for the chapter 9. Previously we have uploaded the chapter 9th part 1 video. You may check that video from the playlist. So we are going to continue our part 2. पिछले चैप्टर में हमने जो चीज़ें देखी थी वो अमेरिका के नेटिव्स के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे. द एबो ओरिजिनीज, एब का मतलब फ्रॉम, ओरिजिन का मतलब द बिगनिंग, बिगेन टू अराइव ऑन द कॉन्टिनेंट ओवर 40,000 ईयर्स हैगो. इस कॉन्टिनेंट पे मतलब नेटिव्स ने आना 40,000 साल पहले शुरू किया था. दे केम फ्रॉम न्यू गियाना विच वाज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ लैंड ब्रिज. तो न्यू गियाना जगह का नाम है, वहाँ से वो आए थे ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड ब्रिज से जुड़ी हुई थी. इन द नेटिव्स ट्रेडिशन दे डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया बट हैड ऑलवेज बीन देयर. और नेटिव के ट्रेडिशंस में नेटिव्स का ये मानना है कि वो कहीं से आए नहीं थे, वो शुरू से वहीं पे ही थे. In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. Even today, 200 of these languages are spoken. तो 18वीं शताब्दी तक 350 से लेके 750 नेटिव कम्युनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रही थी और 200 से ज़्यादा भाषाएं इवन आज भी बोली जाती हैं. There is another large group of indigenous people living in the north called the Torres Strait Islanders. तो ये एक और ग्रुप है इंडिजीनियस पीपल्स का जो वहीं पे ही रह रहे हैं नॉर्थ के हिस्से में ऑस्ट्रेलिया के. ठीक है, टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर्स कहा जाता है उनको. द टर्म एबो ओरिजिन इज नॉट यूज फॉर दीज एज दे आर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एल्सवेयर एंड बिलोंग टू द डिफरेंट रेस. तो इन लोगों के लिए नहीं यूज किया जाता है एबो ओरिजिन, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो लोग थे ये दूसरी जगह से कहीं से आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे हैं. पर जो ये ऊपर थे ये वाले लोग ऑस्ट्रेलिया से ही माने जाते हैं कि ये लोग शुरू से वहीं से ही थे. Together they makes up 2.4% of Australia population in 2005. तो दोनों साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का 2.4% था. ऑस्ट्रेलिया इज़ लेस पॉपुलेटेड एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट. तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है, और अधिकतर जो भी मतलब कस्बे हैं या जो भी मतलब लोग रह रहे हैं वो कोस्टल एरिया के करीब. कोस्टल एरिया उसको बोलते हैं जो समुद्र के किनारे होता है, समुद्र के नज़दीक होता है. Where the British first arrived in 1770 because the central region is arid desert. तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल रीजन है वो तो रेतीला है, सारा डेजर्ट्स हैं वहाँ पे. तो अधिकतर जो मतलब कि कह सकते हैं आप सेटलमेंट शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, जब यूरोपियंस आने शुरू हुए कोस्टल एरिया से. The European settlers, the native people and the land in Australia has many similarities with the story of Americas, though it began nearly 300 years later. तो अमेरिका की तरह ही यहाँ भी यूरोपियंस आए, पर अमेरिका के 300 साल बाद यहाँ आए. मतलब अमेरिका में पहले गए थे यूरोपियंस जो हमने देखा पार्ट 1 की वीडियो में, और यहाँ पे लेटर बाद में आए थे. और इनके और लोकल नेटिव्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी है. मैंने आपको बताया था नेटिव लोग जनरली इनको एक पॉजिटिव वे में ट्रीट करते थे, क्योंकि आप जानते हैं उनके साथ व्यापार ये को जो वो करते थे नेटिव लोग, वो जब ये यूरोपियंस उनको कुछ देते थे तो वो उसको एक गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट करते थे. वो सब चीज़ें थी. दे डिड नॉट नो that in the 19th and 20th century nearly 90% of them would die by exposure to germs. और ये नहीं जानते थे कि 90% लोग इनमें से नेटिव्स में से मर जाएंगे 19वीं या 20वीं शताब्दी तक, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे जर्म्स या फिर आप और जो अदर डिजीज़ हैं उनकी वजह से. बाय द लॉस ऑफ देयर लैंड एंड रिसोर्सेज, क्योंकि वो तो यूरोपियंस उन पे कब्जा कर रहे हैं इनके संसाधनों पे या इनकी ज़मीन पे बैटल करके या फिर और तरीके से किसी भी तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रहे हैं. या ये जब ब्रिटिशर से लड़ेंगे यूरोपियन से लड़ेंगे तब भी ये मारे जाएंगे, क्योंकि वो तो आप जानते हो हाईली टेक्नोफाइड होते हैं. द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटिंग ब्राज़ील विद पोर्टुगीज कन्विक्ट्स हैड बीन स्टॉप्ड व्हेन दे प्रोवेड द नेटिव्स फॉर द रिप्रेजल्स.
तो जो एक्सपेरिमेंट था कि ब्राज़ील और पोर्टुगीज़ को क्या कर सके, मतलब दोषी करार कर सके या दोषी ठहराया जा सके, वो रोक दिया गया। और वैन दे प्रोवोक्ड, और जब उन्होंने उकसाना शुरू किया द नेटिव्स फॉर रिप्रिशल्स, तो नेटिव्स ने इनका प्रतिशोध किया। कि क्योंकि देखो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि नेटिव लोग ना तो लड़ते थे, ना झगड़ालू थे, ना प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना चाहते थे, सिंपल लोग थे और मतलब बस रहना चाहते थे सही से खुशी वाली लाइफ। The British had adopted the same practice in the American colonies until they became independent। और अमेरिकन कॉलोनीज में भी ब्रिटिशर्स ने यही पॉलिसीज अपनाई, वो हमने देखा ही था पार्ट 1 में। देन दे, जब तक अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था तब तक। देन दे कंटिन्यूड, और यही वो चीज़ कहाँ दोहराना चाहते थे अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स वर convicts who had been deported from England when their jail term ended were allowed to live as free people in Australia on the condition that they did not return to ब्रिटेन। तो अधिकतर जो शुरुआती सेटलर्स थे उनमें से कुछ को अरेस्ट भी किया गया और जो डिपोर्ट किए गए थे इंग्लैंड से यहाँ पे, फिर जब उनका जेल टर्म एंड हो जाता था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहने की परमिशन तभी थी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को या मतलब नहीं छोड़ेंगे और वापस ब्रिटेन नहीं जाएंगे, तब तो वो यहाँ रह सकते थे ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि आप देखोगे आगे ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी नेटिव्स के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, उनको अधिकार भी शर्तों के तौर पर दिए गए थे। इन ऑस्ट्रेलिया दे स्टार्टेड टू एनेक्स द नेटिव्स लैंड विदाउट एनी हेजिटेशन। अब वो यूरोपियन जब ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो वो नेटिव्स लैंड पे ही कब्जा करेंगे, जैसे वो अमेरिका में जाके उन्होंने नेटिव लैंड्स पे कब्जे किए थे। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलमेंट वाज नॉट एज गुड एज इन अमेरिका। तो अमेरिका की ही तरह यहाँ पे यूरोपियन सेटलमेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अच्छा नहीं था, क्योंकि आप जानते हो ब्रिटिशर्स चाहे इंडिया में आए, अमेरिका में आए, साउथ अफ्रीका या कहीं भी, उनका मेन मोटो ये रहता है कि अपना भला। चाहे आप देखो कॉलोनियलिज्म हमारे यहाँ भी हुआ, हम भी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, पर उन्होंने कभी भी कोई ऐसी फेवरेबल पॉलिसी इंडिया के फेवर में चलाई जनरली नहीं। जस्ट दे वांट टू टेक द बेनिफिट और एडवांटेज फॉर देयर डेवलपमेंट। वास्ट शिप फार्म्स, माइनिंग स्टेशंस, विनेयार्ड्स, अंगूर का बगीचा एंड वीट फार्मिंग वर इस्टेब्लिश ओवर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये इन यूरोपियंस ने करनी शुरू करी वहाँ पे, ठीक है ना। वाइन के लिए उन्हें अंगूर के बड़े बड़े बगीचे चाहिए थे, वो सब चीज़ें वो करने लगे, मतलब नेटिव्स की ज़मीनों पर। वैन देयर कंट्रोल वाज इंक्रीज, और जैसे जैसे इनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, देन दे डिसाइडेड टू मेक अ न्यू कैपिटल फॉर ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने 1911 में ऑस्ट्रेलिया के लिए नई कैपिटल की मतलब बनाने की कोशिश की, और वन नेम सजेस्टेड फॉर इट वाज वूल वीट गोल्ड, और ये कैपिटल का नाम सजेस्ट किया गया। अच्छा, अगर मैं आपको 1905 की बात बताऊँ, आप जानते हो इन्होंने हमारे यहाँ पे भी वो किया बंगाल का विभाजन 1905 में, और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1911 में इंडिया के अंदर और क्या हुआ था। बट इट वॉज कॉल्ड कैनबेरा, तो कैनबेरा इसको कहा गया, और अमेरिका की कैपिटल आप जानते हो, उसकी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। नेटिव वर्ड मीनिंग मीटिंग प्लेस, कैनबेरा का मतलब क्या होता है, कैम्बेरा, जिसका मतलब होता है कि मिलने का स्थान। सम नेटिव्स वर एम्प्लॉयड इन फार्म अंडर डिफिकल्ट कंडीशन फॉर वर्क लाइक स्लेवरी। तो कुछ नेटिव्स को ये यूरोपियंस बहुत जानवरों जैसा व्यवहार करते थे इनके साथ, और इनको ज़बरदस्ती इन पे काम करवाते थे अपने खेतों में, फार्म्स में। लेटर चाइनीज़ इमिग्रेंट्स प्रोवाइड चीप लेबर, बट इट वाज नॉट easy to being dependent on non-whites led to the government in both countries to ban Chinese immigrant। तो क्या हुआ, चाइनीज़ इमिग्रेंट जब आए तो उन्होंने सस्ते मजदूर इन्होंने प्रोवाइड किए गए, पर ये पूरी तरीके से चाइनीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते थे, और फिर बाद में दोनों देशों ने चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को बैन भी कर दिया था। तो इसीलिए ये शुरू से किसको प्रिफेयर करते थे, मतलब कि नॉन वाइट्स को, कि मतलब उनको ज़्यादा उपयोग किया जाए, किसके लिए, फार्म्स एक्टिविटीज़ या उन सब चीज़ों के लिए। और फिर दूसरी बात ये भी है, इनका ये मानना था कि भाई ये नेटिव्स जो लोग हैं यही हों तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जानते हो नेटिव्स लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर जनरली ठीक होता है, क्योंकि वो नेचर पे पूर्ण रूप से डिपेंड होते हैं, इसलिए वो हेल्दी भी होते हैं। Till 1974 they had fear for dark people from South Asia or Southeast
Asia might migrate to Australia in large number that there was a government policy to keep non-white people out। तो 1974 में इन्हें ऐसे लगने लगा कि भाई डार्क पीपल साउथ एशिया से या साउथ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आ जाएंगे और फिर गवर्नमेंट की मतलब कि उनका सारा कंट्रोल चला जाएगा, और इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि नॉन वाइट पीपल को हम कहाँ रखेंगे, आउट ही रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। द विंड्स ऑफ चेंजेस, तो अब चीज़ें बदलेंगी। इन 1968 द एंथ्रोपोलॉजिस्ट W.E.H. स्टेनर गेव a powerful speech entitled The Great Australian Silence, The Silence of Historians about the Aborigines। तो आप जानते हो एबोरिजिन्स नेटिव्स के लिए कभी कुछ नहीं किया गया, तो इन्होंने W.E.H. स्टेनर ने अपनी पावरफुल स्पीच में इन नेटिव्स के जिक्र करते हुए अपनी बातों को रखा कि हिस्ट्री ने उन्हें कभी याद नहीं किया या उनके साथ क्या क्या हुआ। फ्रॉम द 1970s as was happening in the North America there was an eagerness to understand native as communities with distinct। तो 1970 के बाद से ये आवाज़ उठती रही कि इन नेटिव्स को भी समाज में बराबर का हक मिले और इनके कल्चर को भी पहचान मिले। यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड क्लाइमेट कम्युनिटीज़ हैड मैनी स्टोरीज, टेक्सटाइल, पेंटिंग एंड कार्विंग स्किल्स। क्योंकि ये लोग क्या है, इनका अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, पेंटिंग्स ये बहुत अच्छी ड्रॉ करते हैं, नेचर को अच्छे से जानते हैं और बढ़िया टेक्सटाइल्स भी बना सकते हैं और बढ़िया इनकी स्किल्स हैं। वी शुड बी अंडरस्टूड एंड रिकॉर्डेड एंड रेस्पेक्टेड, तो जिसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और इनके द्वारा जो भी स्ट्रगल किया गया है उसको भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लंबे समय से चीज़ों को सहा है। द मेन क्वेश्चन विच हेनरी रियोनार्ड लेटर आस्क्ड इन अ पावरफुल बुक वाई वॉरेंट वी टोल्ड, तो यही बात इन्होंने हेनरी रियोनार्ड ने भी कहा अपनी बुक में, वाई वॉरेंट वी टोल्ड। द कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री एज इट हैड बिगन विद कैप्टन कुक्स डिस्कवरी। तो आप जानते हो हिस्ट्री ने कभी भी नेटिव्स लोगों को याद नहीं रखने की कोशिश करी और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री कैप्टन कुक्स की डिस्कवरी से शुरू होती है। सिंस देन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड टू स्टडी नेटिव कल्चर, galleries of native art have been added to art galleries, museum have been filled with native cultures and art, and native have begun writing their own life history। तो जब इन नेटिव्स की हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री खुद ही लिखनी शुरू करी, मतलब अपनी चीज़ों को संग्रहित करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया और म्यूजियम्स बनाए अपने, ताकि दुनिया इनके इतिहास को, इनके कल्चर को, इनके ट्रेडिशन को जान सके। ठीक है ना, क्योंकि देखो हर सोसाइटी का हर ग्रुप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है चीज़ों के लिए, तो क्यों एक ग्रुप के बारे में तो सब जाने और दूसरे को अंडर एस्टिमेट किया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फ्रॉम 1974 मल्टीकल्चरलिज्म हैज़ बीन ऑफिशियल पॉलिसी इन ऑस्ट्रेलिया विच गेव इक्वल रेस्पेक्ट टू, तो 1974 में चलो ये कानून तो पास हुआ कि इन्हें बराबर का हक मिलेगा, इनके कल्चर को भी, डिफरेंट कल्चर को भी, ऑफ द इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया, जो यूरोप और एशिया से आए हैं उन लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पे From the 1970s meeting of the UNO and other international agencies would work for providing human rights, ये दोनों संस्थाएं भी काम कर रही थी कि इनको मानवाधिकार जो इनके हैं वो इनको मिले। Then the Australian public realized that Australia had no treaties with the native to take over the land by Europeans as in the USA, Canada and New Zealand। और ऐसी कोई भी संधि कभी तय नहीं हुई थी कि इन नेटिव से इनकी ज़मीनें या इनकी चीज़ें छीन ली जाएं, वापस ले ली जाएं, जो इन्होंने जब ये आए थे या दूसरी जगह से या यूरोपियंस जो आए थे उनकी जो ज़मीन जायदादें हैं वो सब वापस लेने का कोई कानून तो था नहीं। तो फिर ये चीज़ें रिकॉग्नाइज होने लगी कि हाँ अब इन्हें भी बराबर का हक देना चाहिए। इंडिया के अंदर मेनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और अब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के ज़रिए उनको बराबर का हक दिया गया है सोसाइटी में। आप ये चीज़ें जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन था वो आप क्लास 12th की हिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझेंगे। द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज सेड द लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेरा न्यूलिस दैट इज़ बिलोंगिंग टू नोबडी। तो गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन किसी लोकल की या किसी एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं है, ये चलो अच्छी चीज़ है, इस पर सबका हक है जो भी यहाँ रह रहा है। देयर वाज आल्सो अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन of mixed body native Europeans being forcibly captured and separated from their native relatives। तो इनका भी अपना इतिहास है बच्चों का, क्योंकि इनको मतलब कैप्चर कर लिया जाता था और अलग कर दिया जाता था, किससे, इनके नेटिव्स रिश्तेदारों से बच्चों को। तो इनका भी एक अलग हिस्ट्री है नेटिव चाइल्ड्स की। आफ्टर मैनी एजिटेशंस पीपल
provided with their rights and made a public apologize for the injustice done to the children to keep white and colored people apart। तो बहुत लंबे आंदोलन के बाद इनको बराबर के हक मिले और इनको मतलब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, चिल्ड्रंस के साथ भी इनजस्टिस हुआ है कि इनको सेपरेट किया गया वाइट एंड कलर्ड पीपल अपार्ट। ठीक है ना। तो देखिए कुल मिला के बात ये चैप्टर आपको ये समझाना चाह रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स लोग थे उनका स्ट्रगल और उन्होंने कैसे अपने हक के लिए आवाज़ उठाई वो चीज़ें। और दूसरी बात ये चैप्टर देखो हमें एक बात ये भी सिखाता है कि कोई व्यक्ति मान लो अच्छा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा व्यक्ति आ रहा है और जो वो अच्छा व्यक्ति है वो उसको परमिशन भी कर रहा है कि चल तुम आ रहे हो रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी रह लो, तुम भी रिसोर्सेज को यूज कर लो, और दोनों खुशी से रहते हैं। पर वो जो दूसरा व्यक्ति जो आया है बाहर से वो क्या करने लगता है, पहले व्यक्ति के ऊपर अपना हक जमाने लगता है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू करता है। फिर ऐसे में पहला व्यक्ति कहाँ जाएगा बेचारा। तो यही इन नेटिव्स की कहानी है। इन नेटिव्स ने अमेरिका यूरोपियंस को वेलकम किया, उनको सब कुछ परमिशन दी कि आप जो यूज़ करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भले लोग थे। पर उन यूरोपियंस ने इनका क्या किया, 1600 सन में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई, फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में वास्को डी गामा। तो ठीक है आए वो लोग, परमिशंस भी मिली, व्यापार करने की भी सब चीज़ें थी, पर अंत क्या हुआ 1700 अगर हम 57 के बाद देखें, बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और हमारे ही देश को अपनी कॉलोनी बना ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुल मिला के, फिर इसी वजह से सोसाइटीज़ बढ़ती हैं, अच्छाइयाँ ख़त्म होती। कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि देखिए अगर सामने वाला कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट, कि भाई हाँ इसने, और वी शुड रिकॉग्नाइज हिज और हर एफर्ट्स। तो यही इन नेटिव्स के साथ अगर वो यूरोपियन अच्छा सा बिहेवियर कर लेते तो इन्हें कभी प्रॉब्लम्स आती। एक तो मतलब उसको वेलकम कर रहे हैं अपने घर में, चलो आ जाओ कोई नहीं रह लो हमारे देश में, और फिर बाद में ही वही लोग उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। चैप्टर बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। और देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है मैं जानता हूँ उसको पीडीएफ को दे के आपका काम आसान हो जाएगा, पर अगर आप खुद से लिखोगे, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें सिखाया था कि जो पढ़ते वक्त खुद से लिखता है उसको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, तो आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बस यही मोटिव है पीडीएफ ना प्रोवाइड करने का कि बच्चा खुद से लिखे। तो बाकी आप स्वस्थ रहिए, और देखिए अगर दोनों वीडियोस से एक्सप्लेनेशन से किसी पॉइंट से हमारे द्वारा कोई भावना हर्ट हुई है आपकी, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं उसके लिए, क्योंकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। मैं भी एक लर्नर हूँ, चीज़ों को पढ़ के और समझने से, अपने विवेक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है, और खूब तरक्की कीजिए, सोसाइटी को अच्छा बनाइए, इस देश के लिए अच्छा कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।